मैंने कहा वहाँ तो 30-40 साल से चल रही है कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी बन गए हैं, राजस्थान में क्यों नहीं खोल सकते हम? हमारे बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? आप एक बार उस स्कूल को आके देखिए। और मैं ये बात उनको दावे से कहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ है वो शायद नीम का थाना क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे। नीम का थाना क्या आप जयपुर में भी ढूंढोगे या दिल्ली में ढूंढोगे तो ढूंढने से ही मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका 88.4 FM धड़क के डिजिटल पेज पर। मैं आरजे शान आपके साथ। और देखिए, जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात होती है तो बड़े बड़े स्कूल्स हमें देखने मिल जाते हैं Tier 1 और Tier 2 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो बड़े स्कूल्स यहाँ पर होना और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन यहाँ पे होना मात्र एक सपना सा रह जाता है अभिभावकों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। बट ऐसे बहुत सारे विजनरी हैं जो बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। और ऐसे ही एक विजनरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने पहले तो अपना जीवन राष्ट्र सेवा में बिताया, IAS ऑफिसर रहे, और उसके बाद नीम का थाना जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा देने का सपना देखा और उसे जेफ इंटरनेशनल स्कूल के रूप में साकार भी किया। और इनका मानना है कि ग्लोबल सोच और इंडियन वैल्यूज का मेल तभी संभव है जब हर बच्चे को बराबरी का अवसर मिले, और चाहे वो शहर का बच्चा हो चाहे वो गाँव का बच्चा हो, एक स्तर पर सब बच्चे को जब एजुकेशन मिलेगी तभी जो देश है वो आगे ग्रो कर पाएगा और देश का जो युवा है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेफ इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन मिस्टर KL मीना जी। एंड सर, इट इज़ एन ऑनर कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपके जीवन के बारे में मैं जानना चाहूँगा। यू बीन एन IAS ऑफिसर योरसेल्फ, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कैसे आपने सोचा कि चलिए ग्रामीण क्षेत्र में जेफ इंटरनेशनल स्कूल खोला जाए? कैसे आया ये सपना आपके मन में? देखिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 1945। नयाबास गांव में मेरा जन्म हुआ था। पढ़ाई मेरी नयाबास गांव में ही हुई। प्राइमरी स्कूल यहाँ से किया, हाई स्कूल नीम का थाना से किया। अच्छा। कॉलेज से मैंने कॉलेज किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी मैंने जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस की। वहाँ मुझे 5-6 साल नौकरी करनी पड़ी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी किसी एग्ज़ाम देने की। उसके बाद मैं 1974 में IAS में अपीयर हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया। और क्योंकि मेरी मैरिट ठीक थी तो राजस्थान कार्ड मिल गया मेरे को। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे होम स्टेट में, मेरे गृह राज्य में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने अजीज लोगों के बीच में, परिवार के बीच में रहा और यहाँ मैंने अपनी सेवाएं दी। मैं 2005 में सेवा से रिटायर हुआ और नौकरी में भी मैं सोचता हूँ ईश्वर की कृपा से मेरा काफ़ी ठीक रहा। मेरा पहला जिला पाली जिला था, उसमें मुझे राजस्थान बेस्ट कलेक्टर अवार्ड मिला और उसके बाद में भारत सरकार से भी मुझे सम्मान मिला। और मेरी नौकरी काफ़ी ठीक रही, अच्छी। मैंने कभी किसी को कहा नहीं पहुँचने के लिए। इसके बावजूद भी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे या जो भी थे उनकी मेरी बड़ी कृपा रही, तो पोस्टिंग्स में ही ठीक रही। जयपुर कमिश्नर रहा, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर रहा, राजस्थान रोडवेज का चेयरमैन रहा, राजस्थान मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन रहा, राजस्थान टूरिज्म का चेयरमैन रहा। तो बहुत अच्छी कमिश्नर जयपुर, कमिश्नर अजमेर, कलेक्टर भरतपुर, कलेक्टर पाली, कलेक्टर जोधपुर, ये सारी पोस्टें अच्छी थी। गवर्नमेंट में सेक्रेटरीट में भी मैं काफ़ी अच्छी पोस्टिंग्स पे रहा। तो क्योंकि ज़्यादा मोस्टली पब्लिक डीलिंग असाइनमेंट्स थे तो लोगों के संपर्क में रहने का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा भी की और मुझे भी काफ़ी संतोष था। मैं सोचता हूँ कि जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट महसूस करते थे। ऑब्वियसली, मतलब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। मेरा उनसे अच्छा काफ़ी तालमेल था, अच्छा संपर्क था और मेरा सोच भी यही था कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो लोगों की सेवा करूँ, मतलब क्योंकि पब्लिक सर्वेंट इज सर्वेंट, इज सपोज टू सर्व द पीपल। आप लोगों की सेवा करें, आप यही आपका नैतिक दायित्व है और वो जो निभा पाता है वो बहुत ही अच्छी बात होती है। और वो मैंने यही सोच के साथ ही मैंने अपनी सेवाएं दी। सर, इतने साल आपने ऑलरेडी इतना कुछ किया, इतना सर्विसेज आपने दी, जन सेवा करी आपने, फिर रिटायरमेंट के बाद तो लोगों का रहता है कि अब थोड़ा आराम करते हैं, घर परिवार देखते हैं। उसके बाद भी आपने सर रिटायरमेंट के बाद ही आपने ये जेफ इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया? या इसके बाद ही किया है, पर जब आप नौकरी में होते हैं, खासकर ऐसी जिम्मेदारी की पोजीशन में होते हैं, तो आप उतने बंधन भी आप में होते हैं क्योंकि आप एक सर्विस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता से बंधे होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके मन में आती हैं पर आप कर नहीं पाते उनको। वो सपने आप रखते हैं क्योंकि वो आप तक ही सीमित रहते, कर नहीं पाते क्योंकि आप नौकरी में होते हैं तो वो आचार संहिता आप पे लागू होती है, वो बंधन आप पे लागू होता है, इस वजह से आप कर नहीं पाते। पर फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप सोचते हैं कि भाई अगर मैं, हालांकि नौकरी सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, आपको पोजीशन दिया, आपको हैसियत दी, सब कुछ दिया, पर फिर भी एक
दबी हुई एक इच्छा आपके मन में होती कि मैं इस बंधन में नहीं होता तो ये कर लेता। तो ये मेरे दिमाग में था कि मैं कभी रिटायर होऊंगा तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। और रिटायरमेंट से पहले ही मैंने 10 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। जो क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल और इंजीनियरिंग जो सेवाएं थी, इनकी एजुकेशन नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर में परमिशन नहीं थी, ऐसी पॉलिसी ही नहीं थी राजस्थान में। तो किसी को भी मेडिकल कॉलेज खोलना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना हो, डेंटल खोलना हो, नर्सिंग खोलना हो, कोई भी तीसरे की एजुकेशन खोलनी है, स्कूल या कॉलेज, तो उसकी परमिशन नहीं थी, पॉलिसी नहीं थी राजस्थान में। किस साल की बात कर रहे हैं? ये मैं 97-96 की बात कर रहा हूँ। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मेरे से बहुत स्नेह रखते थे वो। तो मुझे, क्योंकि मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में था, पास आउट हुआ था डॉक्टर विकास, तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं इसको नौकरी में नहीं भेजूंगा, मैं कोई अपना काम करूंगा और बच्चे अपना काम करें जिसमें सेवा भी हो, संतुष्ट भी हो और वो उनकी हैसियत भी हो। तो मैंने भैरव सिंह जी से ही निवेदन किया। मैंने कहा हमारे किसी भी बच्चे को कोई मेडिकल करना होता है, MBBS करनी होती है, इंजीनियरिंग करनी होती है तो साउथ में जाता है वो। सारे बच्चे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे हर साल बाहर साउथ में जाते हैं। हाँ, हर एजुकेशन के लिए बाहर जाते थे। तो मैंने उनको ये कहा कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और कितना पैसा राजस्थान का बाहर जा रहा है, और वो 4-4, 5-5 साल तक जब तक कोर्स ख़त्म करके नहीं आते, उनके माँ बाप को नींद नहीं आती है। उनकी खाने पीने की समस्या, उनकी लैंग्वेज की समस्या, डिस्टेंस की समस्या। तो मैंने कहा वहाँ तो 30-40 साल से चल रही है कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी बन गए हैं, राजस्थान में क्यों नहीं खोल सकते हम? हमारे बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक कह रहे हो तुम। तो इसी वक्त मेरे सामने उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा, और उस वक्त राजेंद्र राठौर हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको भी बोला कि मेरे को भेज रहा हूँ, उनकी बात सुनो ये क्या कह रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर कहने के बाद क्या सुनना था, उन्होंने तो कहा कि मेरा साहब करना क्या ये बताइए। मैंने करना ये है कि ये एजुकेशन हमारे यहाँ भी अवेलेबल होनी चाहिए हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स को। अगर वो डॉक्टरी करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में? आप गवर्नमेंट नहीं खोल सकते तो प्राइवेट सेक्टर वालों को परमिशन दीजिए, वो खोलेंगे। अगर डेंटल कॉलेज खोलनी है तो उनको दीजिए, नर्सिंग कॉलेज खोलनी है वो खोलेंगे। और इसीलिए शायद आपने ये श्रीमती राम प्यारी देवी शिक्षण संस्थान की शुरुआत करी थी, तो जेफ इंटरनेशनल से भी पहले 18 साल ये तो बाद में किया था। ये मैं आपको कह रहा हूँ 96-97 की बात। तो मैंने वो जब बात कही तो उन्होंने वो बात एग्री कर ली, सहमति जाहिर की। अच्छा। तो फिर वो प्रपोजल बनाने के मुझे ही कहा कि प्रपोजल बनाओ, चाहते क्या हो। फिर प्रपोजल मैंने बनाया, हेल्थ सेक्रेटरी को साइन करना था, तो मैं PhD सेक्रेटरी था, मैंने बना के उनको दिया, उन्होंने साइन किया, चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूव किया, चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया, और वो कैबिनेट से अप्रूव हुआ। अरे वाह। तो ये पॉलिसी बनी राजस्थान में। वाह सर, ये तो बहुत ही। और पहली कॉलेज हमने एप्लीकेशन लगाई, जयपुर डेंटल कॉलेज जो हमारी राजस्थान में, वो पहली कॉलेज है, वो हमारी है। क्या बात है। वो अभी तो यूनिवर्सिटी बन गई, 18 कॉलेज है वहाँ पे। वो पहली एप्लीकेशन प्राइवेट सेक्टर की है, फर्स्ट कॉलेज इन द प्राइवेट सेक्टर। एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ आई टुक द इनिशिएटिव। वो मेरा इनिशिएटिव था, मेरी पहल पे ही सब कुछ हुआ, पॉलिसी मेरी पहल पे बनी। मैं मुख्यमंत्री, आज ईश्वर वो यहाँ है नहीं हमारे बीच में, वो उन्होंने बहुत मेहरबानी की और मेरी बात को सुना और उन्होंने बात मानी, और सरकार पे उन्होंने पॉलिसी बनाई और पहली प्लेस लगी और अपनी पहली कॉलेज खुली हमारी। जयपुर नर्सिंग कॉलेज फर्स्ट है जयपुर में, जयपुर डेंटल कॉलेज फर्स्ट है राजस्थान में, जयपुर फिजियोथेरेपी कॉलेज फर्स्ट है राजस्थान में, जयपुर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज फर्स्ट है राजस्थान में। हम पायनियर हैं इसमें। वाओ। तो कहते हैं कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और ये जो अब ये जो इतने सारे जो कॉलेजेस देख रहे हैं आप जगह जगह, ये सारे उसके बाद ही सब बात है। सही बात है। ये जो जयपुर के बड़े निम्स है, गांधी है वगैरह वगैरह, इस बाद में आए सारे। पहले पॉलिसी नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी। खैर ये तो उस वक्त की बात है जब मैं नौकरी में था, और हमारी डेंटल कॉलेज मेरी नौकरी में रहते हुए आ गई थी। और जब मैं रिटायर हुआ 2005 में, तो हमारे काफ़ी सारे कॉलेज आ गए थे, और मैं रिटायरमेंट होते ही फिर मैं वहाँ भी चेयरमैन का टेको कर लिया था। पर मेरे दिमाग में था 25 साल से हम एजुकेशन में हैं, मतलब फिर मैंने इधर गांव की तरफ किया कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, अब मैंने यहाँ जयपुर में इतना किया है, अफ्रीका में भी हमारा युगांडा में मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेरा बड़ा बेटा देखता है उसको। तो मैंने कहा ये जयपुर किसने देखा और युगांडा किसने देखा आकर के। मैं गांव में मेरे में जहाँ जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मेरी परवरिश हुई है, मैं बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ, सब कुछ हुआ है, अगर उनको कुछ नहीं दे पाया तो फिर मैं बाकी कहीं भी कुछ भी करता रहूँ। मैं ये सोच लेकर के फिर मैं गाँव में आया, और यहाँ मैंने श्रीमती राम प्यारी देवी महिला महाविद्यालय मेरी मदर के नाम से किया, जो भी 107 साल की हैं,
अच्छा। वो मेरे साथ रहती हैं। वो अरे वाह, क्या बात है। उनके नाम से श्रीमती राम प्यारी देवी पीजी महिला महाविद्यालय, पीजी है वो। हजारों बच्चियां उसमें से पढ़ करके पास हो के निकल चुकी, नौकरियों में है बच्चियां और अच्छे परिवारों को संभाल रही हैं, देख रही हैं, संभाल रही हैं। तो इस तरह से मैं ये शिक्षा की वजह से, खासकर महिला शिक्षा की सोच के साथ मैं यहाँ आया। फिर ये कॉलेज खोली, फिर ये सोच करके कि बच्चे को नीचे से उठाना जो है, मजबूती से उठाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उस सोच के साथ फिर जेफ इंटरनेशनल स्कूल को लेके आए हम। तो अब जेफ इंटरनेशनल स्कूल जो है उसकी बात आज हम कर रहे हैं आपके सामने। और मैं कहता हूँ, ये मैं बाहर जाता हूँ, सब गाँव में घूमता हूँ मैं, वहाँ मैं IAS वाली बातें कि मेरे दिमाग में नहीं होती। मैं एक गाँव के आदमी की तरह के बीच में जाता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि एडमिशन की बात नहीं करने आया मैं, आप एक बार उस स्कूल को आके देखिए। और मैं ये बात उनको दावे से कहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ है वो शायद नीम का थाना क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे। नीम का थाना क्या आप जयपुर में भी ढूंढोगे या दिल्ली में ढूंढोगे तो ढूंढने से ही मिलेंगे। जी बिल्कुल नहीं सर, मैंने विजिट भी किया है, मैंने देखा है। तो ये बात आप जो कह रहे हैं वाकई इस तथ्य है। और अगर नहीं आपने देखा है जेफ इंटरनेशनल स्कूल तो आप जरूर जाएं। एक ग्रामीण क्षेत्र में नीम का थाना में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है, मैं कहना चाहूँगा। सर ये साथ मतलब लैब्स, वहाँ की 8 लैब्स है, फुल फ्लेजेड लैब्स पूरे हॉल्स में है। वो इक्विपमेंट दिल्ली से मंगाए, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। वहाँ की योगा क्लासरूम है, थिएटर है, म्यूज़िक थिएटर है, डांस थिएटर है। ये सारी बड़ी यूनिक चीज़ें हैं वहाँ पे जो किसी स्कूल में नहीं मिलेंगे आपको। इतने बड़े हॉल में आप योगा सिखाते हैं बच्चों को, म्यूज़िक की, डांस की क्लासें, प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं वहाँ पे। जो यूजी प्री प्राइमरी जो एजुकेशन, उसमें बोर्ड्स लगे बहुत एक्सपेंसिव, डिजिटल बोर्ड्स हैं सारे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और उन्हें पढ़ाई होती है। वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड तैयार हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको हमारा प्रपोजल ये है कि हम धोनी की एकेडमी से या सहवाग की एकेडमी से संबद्धता ले, उससे एफिलेट करें उनको, उनके लोग आए हैं बच्चों को। 500 बच्चों का हॉस्टल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5 मंजिल का, जिसमें 2 मंजिल बन चुकी हैं, 3 मंजिल बन रही, काम चल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे 20 बीघा ज़मीन जो है, कि इतनी स्पेस किसी स्कूल के पास यहाँ नहीं होगी। आपने थोड़ा 500-700 गज का प्लॉट खरीद लिया और बिल्डिंग खड़ी कर दी, वैसा नहीं है वो। मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। सर ये जो आप जिस लेवल की एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं और जो दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ये बड़े बड़े शहरों में, मुंबई और Tier 2 जयपुर में भी आप सही कह रहे हैं, मुश्किल से ही देखने मिलती है। तो मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे नीम का थाना की तरफ से कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आप स्टडीज़ यहाँ देंगे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। और ये आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, मैं बहुत ही आई एम रियली बहुत सरप्राइज हो गया हूँ ये जान के कि आपने बताया जो जयपुर डेंटल कॉलेज की शुरुआत हुई और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस की राजस्थान में शुरुआत हुई है उसके पीछे आपका हाथ है, योगदान है। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि आपसे सर बात मैं कर पा रहा हूँ। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू सर। ये जो आपकी जर्नी रही है ये आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस से भरी रही होगी। आप जब IAS ऑफिसर थे तब तो अलग तरह के चैलेंजेस थे, बट व्हेन यू एंटर्ड एजुकेशन इंडस्ट्री तब किस तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? नीम का थाना में शुरुआत जो आपने करी, जो पहला साल था, तो कितना डिफिकल्ट था लोगों को बताना कि बहुत डिफिकल्ट था। मतलब जब मैंने ये आइडिया यहाँ आके जनता लोगों के सामने रखा कि मुझे एक महिला कॉलेज खोलनी है, तो मैं गांव में घूमा, सब जगह बताया, तो सबने कहा कि नयावास में बच्चों की कॉलेज खोल रहे हैं, आपको किसने राय दी है? ये नयावास में कोई भेजेगा नहीं बच्चियों को, क्योंकि नयावास की जिस तरह की पृष्ठभूमि है तो लोगों बड़ा अजीब सा लगा कि वहाँ बच्चियों को कौन भेजेगा। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को समझाने के लिए कि नयावास में पूरी सुरक्षा व्यवस्था, आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे को भेजिए। जो बच्चे आपके घर में जितने सुरक्षित है वो हमारे कॉलेज में उतने सुरक्षित है। और बच्चे थी उनके घर से लाना और कॉलेज तक लाना, कॉलेज आना, और कई सालों तक तो वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन था, उनको फ्री लाना और फ्री वापस छोड़ना। और उस कॉलेज को आज 16 साल के करीब हो गए हैं, एक भी बच्चे की या उसके पेरेंट्स की शिकायत नहीं, एक भी, टिल टुडे ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ 16 years। तो वैसे बच्चियों का कॉलेज चलाना कितना मुश्किल है। जब उन्होंने कहा कि सब हम भेजेंगे नहीं, आप कोई दूसरा काम कर लो, तो मैंने कहा मेरे भरोसा है कि नहीं आप लोगों को, जैसा आप पे तो बहुत भरोसा है हमको, तो मैंने मेरे भरोसे में भेजी यहाँ बच्ची को। ये बच्चियाँ आई, खूब आई, आज भी हज़ारों बच्चियाँ पढ़ के पास होकर निकल चुकी है। इसी सोच के साथ फिर आगे बढ़ा इस बात को, फिर स्कूल आए, जेफ इंटर स्कूल, कोई प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल, पहला नीम के थाना क्षेत्र का CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बाद में 1-2 और आए हैं, पर फर्स्ट CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल वो जेफ इंटरनेशनल स्कूल।
और उसको जो नींव दी है हमने, जो शुरुआत दी, मैं सोचता हूँ काफ़ी मेहनत है उसमें हमारी और काफ़ी उल्लेखनीय अच्छी है। आप, मैं तो निवेदन करूँ आप लोगों को, अभी चर्चा में भी बात चल रही थी कि आप आइए देखिए, खुद देखिए उसको। बिल्कुल आना है, बच्चों से मिलना है, वहाँ के बच्चों से एक्सपीरियंसेस उनके जानने हैं कि कैसा लगता है उन्हें एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ के, क्या डिफरेंस वो महसूस करते हैं। सर एक तो और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो आपने बताया कि भाई सुरक्षा के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए जब आपने महिलाओं के, बच्चियों का जब स्कूल शुरू किया। उसके बाद जब इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हैं तो बच्चे, ज़्यादातर अभिभावक जो हैं वो ये ज़रूर सोचते हैं कि भाई बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या इतने सारे फैसिलिटीज़? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पीछे हमारा कोई लोभ लालच रहा ही नहीं कभी। एक मिशन है ये, एक सेवा भाव जो बहुत प्रबल है, उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये बात होती तो फिर मैं 20 बीघा ज़मीन, जो कम से 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, मैं उसको ज़मीन को डिस्पोज ऑफ करके पैसा जयपुर ले जाता, कहीं लगाता ले जाके। सही बात है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में, स्कूल बिल्डिंग में 5.5-6 करोड़ रुपए लगे, कॉलेज बिल्डिंग में 3-4 करोड़ रुपए लगे, तो लगभग 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। तो इसका तो ब्याज भी कहीं, उसका भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये सोच कभी रहा ही नहीं। मैं तो ये एक मिशन की एक सेवा उसे ये सब। बहुत कम लोग हैं सर आपके जैसे, टू बी ऑनेस्ट देयर आर वेरी फ्यू पीपल आप जैसा जो सोचते हैं। सर आपकी जो ये विजन है, जैसे ग्लोबल थिंकिंग विद इंडियन वैल्यूज़, तो इसके पीछे, इस फिलॉसफी के पीछे का क्या मकसद है? मतलब मकसद यही है कि यहाँ जो रूरल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जिनको ये नसीब नहीं हो पाता बेचारों, जो पैसे वाले हैं वो तो कहीं पढ़ा लेंगे, कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली कहीं ले जाएंगे, पर गांव के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे को ये सब संभव नहीं होता। तो हमने वही सोच करके ये इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल खोला है, और प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। फीस की ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते उनसे कि तुम जो जहाँ दूसरी जगह दे रहे हो उतना ही दे देना, तो उससे में आ जाओगे ले। और उसमें भी 90% मार्क्स ऊपर हैं तो 100% माफ है उसका। जिसके पेरेंट्स नहीं है उसकी 100% माफ है, जिसकी माँ एक पेरेंट नहीं है उसकी 50% माफ है, बीपीएल परिवार का 50% माफ है, प्राइमरी स्कूल के लेवल के ट्रांसपोर्टेशन फ्री है बिल्कुल। तो हमने तो बिल्कुल उसको ऐसे कर रखा है कि कोई भी बच्चा आसानी से, एक्चुअली ऐसा स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वैसा ही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो भरोसे की आपने बात करी, इतने सारे लोग इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आपने एक अच्छी सोच से इसकी शुरुआत करी है और लोग आप पर अब भरोसा करते हैं, जेफ इंटरनेशनल स्कूल पर भरोसा करते हैं। हालांकि हम तो जेफ के बारे में बहुत सारी बात करने वाले थे, लेकिन और भी जो आपके संस्थान है, जैसे आपने जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जो साउथ अफ्रीका में है, उसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, कब से वो शुरू हुई है और वो क्यों, मतलब नीमका थाना से सीधा साउथ अफ्रीका ऐसे? वो बड़ी अजीब स्टोरी है ये। 2007 में तत्कालीन सरकार कॉलेज वालों से नाराज होगी, किसी कारण सभी कॉलेज वालों से नाराज होगी, कॉलेज वालों बड़ी परेशानी हुई और उनके मुकदमे को दर्ज कर लिए और बात कुछ थी भी नहीं। सारी कॉलेज, उस वक्त 7 कॉलेज ही थी पूरे स्टेट में, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो लोग बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे। तो बैठे बैठे एक दिमाग में आया कि कोई ऐसी जगह चले जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इस सोच से शुरू हुआ, फिर हम अफ्रीका पहुँचे, कीनिया, ये वो, तंजानिया, फिर 2-4 कंट्रीज घूम के, फिर युगांडा हमें लगा कि ये अच्छी कंट्री है, पीसफुल है, या उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्राइम की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमें एक अच्छी जगह लगी और वहाँ एस्टेब्लिश कर लिया। 9 साल से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये आशा करते हैं, यही दुआ कामना हमारी है कि आप और आपके इंस्टीट्यूशन जितने भी और फले फूलें और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं उनको अच्छी स्तर की एजुकेशन मिल सके, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू। सर कोई और संदेश आप देना चाहते हैं पेरेंट्स को, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो बहुत जल्दी गिव अप आजकल कर देते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि मैं कहता हूँ, गाँव में जाता हूँ, कहता हूँ, आजकल कह रहा हूँ कि अगर किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, तो वो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। इसलिए वो शिक्षा को प्राथमिकता दें, सर्वोच्च प्राथमिकता दें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, खुद शिक्षित, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में अंधेरा होता है। उससे आप खेत जुतवा लो, हल जुतवा लो, मजदूरी करवा लो, भेड़ बकरी संभाल लेगा वो, पर वो कोई अच्छी हैसियत नहीं बना सकता, उसको कोई आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती उसकी। उसको अगर सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ओहदा चाहिए, अवसर बनना है, नौकरी जानी है, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए शिक्षा को टॉप प्रायोरिटी दें। आज बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग बैंक से लोन ले लेकर के विदेशों तक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो
तो जब गाँव में इतनी अच्छी स्कूलें अवेलेबल हैं तो अपने बच्चों को भेजें और शिक्षा दिलाएं और आगे बढ़ने की योजना बनाएं। बिल्कुल। और जब तक जेफ इंटरनेशनल स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे नीमका थाना में है, तब तक हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल या अच्छी एजुकेशन ढूंढने की कहीं बाहर ज़रूरत नहीं है। हमारे नीमका थाना में ही जेफ इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ के चेयरपर्सन है मिस्टर KL मीना जी। और आपसे बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।